तो बच्चों आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के PYQs 10 साल के PYQs। इसमें 2025 के भी सवाल मैंने जोड़ दिए हैं, तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो दिखेगा जिससे सारे सिलेक्टेड PYQs आपका काम बना दें। सब बहुत इंपॉर्टेंट है और फुल एक्सप्लेनेशन आसान, आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा तो भी ध्यान देंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स अरविंद सर, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, यानी अगर आप सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी चैनल के साथ अरविंद सर के साथ जुड़ जाइए। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लास्ट 10 इयर्स के PYQs किलर सीरीज के साथ करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां पर है एक कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर हैविंग 100 टर्न्स। तो यहां लिख लेते हैं n की वैल्यू कितनी है, 100 टर्न्स, जैसे में कोई तकलीफ ना है। और एरिया दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर, है ना। एक लूप है AC जनरेटर का, कॉइल का, उस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स 100 है 100, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर है। रोटेट्स एट हाफ ए रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में आधा रोटेशन चल रहा है। तो इसकी F या न्यू जो भी फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हो उसकी वैल्यू हो गई 0.5 हर्ट्ज, है ना। एक सेकंड में आधा रोटेशन। अगर एक सेकंड में एक रोटेशन होता तो फ्रीक्वेंसी 1 होती, एक सेकंड में 2 रोटेशन होता तो फ्रीक्वेंसी 2 होती, एक में आधी है इसलिए 0.5 हो गई है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहां पर, 0.02 टेस्ला। अब कह रहा मैक्सिमम EMF बता दीजिए। इस पे सवाल अक्सर आता है मैक्सिमम EMF निकालने का, बहुत ही सरल होता है। तो कई लोग E मैक्स लिखते हैं और कई जगह E नॉट लिखा होता है, मतलब वही है। और ये होता क्या है, NBA ओमेगा। और आप जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, ये तो काफी सालों से पढ़ा होगा। अब यहां मैं इसको लिख सकता हूं NBA ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू या F, जो भी आप लिखना पसंद करते हैं। अब यहां n की वैल्यू हो गई 100, ये 100। B कितना है, B है 0.02, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.1, और ये 2 पाई है तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0.5 थी। अब आप निपटाते चले जाइए भाई, ये डेसिमल हटा के 2 जीरो काट दो तो ये बचा 2, ये 2 2 जा 4 लिख दो और 0.1 लिख दो और इसका आधा कर दो तो 1 पॉइंट कितना हो गया भाई, 3 का आधा 1.5, तो 1.015 लिख दें क्या, 5 नहीं 7, तो इसका 7 आ जाएगा यहां पर 1 पॉइंट, और ये रहा आपका 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बचेगी आपकी 1.17 गलत लिख दिया है। 314 का आधा कर दो तो 157, तो 157 आपकी वैल्यू आ गई। अब इसी को काट पीट के आप 4 से मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 1.57, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई वगैरह करिए तो करीब करीब 0.63 वोल्ट के आसपास आंसर आपका आ जाएगा, है ना। जैसे 4 से 7 चौक 28 का 8, ये सब कर लीजिएगा। ये क्या है, 28 का 8, 2 हासिल लगा, 5 चौक 20 और 22 का 2 हासिल लगा, 2 4 एकम 4 और 2 6, और ये 3 डेसिमल पॉइंट, तो 0.628 करीब करीब 0.63 वोल्ट हो गया। और यहां ऑप्शन नंबर हमें C दिखाई पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर यहां पर C सही आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इस पे अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर आने वाला सवाल है, नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये है 2025 का 3 नंबर का सवाल। आइए देखते हैं क्या है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये तो डेफिनेशन आपने याद कर रखी होगी, आपको याद दिला दूं वैसे कि एक जो ये इंडक्टर होता है उसमें जब आप किसी भी सर्किट को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं तो जैसे ही करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट होती है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इसमें एक इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाता है जो चेंज इन द फ्लक्स का विरोध करता है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ये फिनोमिना। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसी में अगर हम निकले तो phi इज इक्वल टू Li लिखा जाता है। इसके 2 तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। एक तरीका ये है, तो L की वैल्यू हो जाती है phi अपॉन I। तो आप यूनिट फ्लक्स के लिए जितनी करंट दे दें कि
एक यूनिट करंट के लिए जितना फ्लक्स होगा वही एल के बराबर होगा। और इसका दूसरा, ये तो एक तरीका डिफाइन करने का, दूसरा तरीका ई के फॉर्म में होता है। ई इज इक्वल टू डिफाई बाई डी टी, तो इसे डिफाई बाई डी टी करेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा। आप ये फर्स्ट मेथड, ये दूसरा मेथड, तो एल डिफाइन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो कई लोग इससे डिफाइन करते हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी करें तो जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें बनेगा उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली एल के बराबर होगी। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है एल, और सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी है, फिनोमिना है, इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे तो एक बैक ईएमएफ बनता है जो उसका विरोध करता है। ठीक है, ये तो आप समझ के याद दिला दिया मैंने। अब लिखा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये डेरिवेशन है बेसिकली, और लेंथ एल हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बहुत ही सरल है। यहां पर अगर आप एक इंडक्टर ले लें जिसका लेंथ आप एल ले लें, जो इन्होंने बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स n ले लें, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लें, और करंट तो उसमें जो फ्लो करा रहे थे उसको हम आई पकड़ लेते हैं। तो देखिए यहीं से निकाल लीजिए, जैसे ही करंट आप फ्लो करेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद फ्लक्स निकाल लीजिए फाई, ये तो फाई कितना हो जाएगा टोटल, तो एक से जो कनेक्ट होगा वो म्यू नॉट एन आई, ये एक लूप से है, और क्योंकि इसमें एन लूप्स एंड एन का मतलब स्मॉल एन लिख दीजिए, तो एन बराबर एन बाई एल ऐसे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न से कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक लूप से कनेक्टेड है, पूरे से कितना है, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई समस्या की बात है ही नहीं। अब यहां पर ये जो फाई की वैल्यू है, इसको, इस एन को हम एन इंटू एल लिख लेते हैं। तो ये एन इंटू एल और म्यू नॉट एन आई, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू एल, मेरे ख्याल से, अच्छा एरिया रह गया, ये एरिया से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फाई का वैल्यू होता है बी बाई ए, बी इंटू ए, तो यहां पर आपका ए आ जाएगा और यहां पर भी आपका ए आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से बाय डेफिनेशन, तो आप क्या कर सकते हो, बाय डेफिनेशन आप बोलते हो एल की वैल्यू फाई अपॉन आई, तो इस फाई को म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल ए को आप डिवाइड कर देंगे आई से, कुछ भी तो नहीं रहता, एक बार करेंगे तो भड़ाभड़ निकलेगा, और ये आपका आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, तो एन स्क्वायर एल ए, ये आपका फॉर्मूला बन गया। कई लोग स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन एन लिखते हैं, तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, म्यू नॉट, क्योंकि ये स्मॉल एन तो हमारा, अच्छा इनका नंबर दिया, यहीं पे रोक देना होगा अपने को, क्योंकि यहां कैपिटल एन नहीं दिया है। अगर आप कैपिटल एन के फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, क्योंकि ये कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर का एक एल कट जाएगा इससे। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये याद रखो, जो भी डेराइव करना था हमने यहां पर निकाल दिया। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या केवल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से मशहूर है जाना जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए जिससे क्लैरिटी आपको मिल जाए। नोट करिए। तो बच्चों, कई बच्चे पूछते हैं कि कहां से डाउनलोड करें जो आप पढ़ा रहे हैं नोट्स इसके, तो आप आराम से अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अरविंद एकेडमी ऐप को खोलिएगा तो यहां स्टोर में आपको दिखाई पड़ेगा क्लास 12 फ्री पीडीएफ। इस पीडीएफ में इस तरह का देखिए इसका थंबनेल है, जैसे आप जान सकें, और इसके अंदर सारे पीडीएफ अनलॉक हैं। इसका प्राइस मैंने 12 लाख कर दिया, गलती से कोई बच्चा ले ना ले, लेकिन सारे जो पीडीएफ हैं वो अनलॉक हैं। आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। तो बच्चों, करते हैं ये क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू है, 2025 में एक नंबर का आया हुआ, काफी सरल है, लेकिन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए एयर फील्ड सोलेनॉइड। एयर फील्ड का मतलब एक सोलेनॉइड है, उसमें कोई मीडियम नहीं डाला है, एयर है उसके अंदर, ऑफ इंडक्टेंस दिस वन, हमारा जो इंडक्टेंस होना चाहिए इनके हिसाब से 0.016 हेनरी, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, हैविंग ए लेंथ, और इसकी जो लेंथ है वो 0.81 मीटर है जो सवाल में दिया है, और इसकी रेडियस दे रखी है 0.02 मीटर, इसकी रेडियस है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न्स
इसका जो n है आप बताना है, वो हमको निकालना है सोलेनॉइड शुड बी। बहुत ही सरल, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का? तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, ये फॉर्मूला हो जाएगा जो आप जानते हैं। और इसका एक दूसरा वर्जन अगर हम लोग इसको लिखें तो म्यू नॉट n लिखोगे तो n स्क्वायर A इंटू L, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड। तो हम यहां पर क्योंकि ये कैपिटल N ही निकालना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसका नहीं करेंगे, थोड़ी वर्किंग बढ़ जाएगी इसमें, और इसलिए इसको छोड़ेंगे। इसको पकड़ लेते हैं। अब ये म्यू नॉट की वैल्यू लिख दीजिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और n स्क्वायर हमको निकालना होगा तो n स्क्वायर ही डालो अभी। और एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो ये रहा पाई, और आर स्क्वायर का मतलब ये रहा आर स्क्वायर अपॉन L कितना है 0.81 मीटर, ये है 0.81 मीटर, और L हमें दे रखा है 0.016। अब हमें इसको सॉल्व करके n निकालना है। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो n है, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, करीब करीब 2865 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, और इसमें जो दिया हुआ है जो नियरली करेक्ट है वो बी है 2866, तो इस ऑप्शन को आप बी कह सकते हो, नियरेस्ट सही आंसर। एक तो टिक करना ही होगा, तो वो आपको आप पकड़ सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन आप मोहब्बत से कर लीजिए, आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं ये एमसीक्यू, और ये इंटरेस्टिंग है। देखिए ये एमसीक्यू 2025 का है, 1 नंबर का है। आइए देखते हैं। 2 लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस R1 एंड R2, और रेडियस R2 जो है वो R1 से बड़ा है। अच्छी बात है, कह रहे हैं, आगे पढ़ लें। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें N1 है पहले में और दूसरे में N2 है रेस्पेक्टिवली, आर कोएक्सियली रैप्ड वन ओवर द अदर। रैप्ड कर दिया है तो ये रैपिंग बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक कॉइल बनाता हूं ऐसे, जिसको हम नंबर 1 कह देते हैं। इसको हम कह दीजिए, इसी नीले कौन सा कलर, हरे कलर से 1 कह देते हैं। उसकी रेडियस कितनी है, ये इसका एक्सेस है, तो इससे इसकी रेडियस हो गई R1। बढ़िया। अब इसी के ऊपर दूसरा हमने रैप कर दिया है, और लेंथ जहां तक सेम रखी दोनों की, उसी के ऊपर रैप है। तो मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन लेता हूं और ऐसे ऐसे रैपिंग कर देता हूं। ठीक। अब ये जो व्हाइट वाला है एक्सेस ये है, उससे ये रेडियस हो गई R2, और सफेद वाला जो था उसको नंबर 2 कॉइल कह दिया, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1। ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है। और इनकी लेंथ हम L ले लेते हैं, दोनों की सेम। और N1 N2 भी था तो वो भी हमारी समझ में आ गया। इसकी कहानी N1 है और इसकी कहानी N2 है। बढ़िया, आगे देखते हैं क्या चाहते हैं ये। अच्छा, द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड। इनर का मतलब है R1 वाला, है ना, 1 वाला। इसका रेशियो लेना है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो हमें ये जो अंदर वाला सोलेनॉइड है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L निकालना है, इसी का सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस M निकालना है, और उनका रेशियो लेना है। तो देखिए L का जो फॉर्मूला होता है, इसी पेन से लिखते हैं। L का फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, म्यू नॉट यहां 1 वाले का N1 स्क्वायर, एरिया अंदर वाले की है तो A1 ही लिख देता हूं मैं, और साथ में लेंथ इसकी L। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल। ये इनर का मतलब A1 है, इसको चाहो तो इनर भी लिख दो। ठीक है ना। ये क्या है, ये इनर वाला। मैं इनर पे इतना क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस लेते हैं तो भी एरिया इनर सोलेनॉइड का होता है, कॉमन एरिया, छोटा एरिया या इनर वाले का, ऐसे, इसलिए इसको जोड़ दिया है इतनी बार। अच्छा, अब आती है दूसरी M की बात, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 M। तो M का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N1 इंटू N2, और यहां पे फिर से इनर। ध्यान ये रखिएगा, यहीं बच्चे काफी गलती करते हैं। तो यहां पर ये जो एरिया लिया जाता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के वक्त अंदर कॉमन एरिया, स्मॉलर एरिया, इनर कॉइल का एरिया, कोई भाषा बोले,
मतलब ये अंदर वाले का ही एरिया लेना है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बन गया। अब इन्होंने कहा है कि L बाई एम निकालो, तो हम यहां पर L बाई एम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू नॉट N1 स्क्वायर A1 इंटू एल अपॉन म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू एल। अब देखिए बहुत कुछ, तो ये देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट, A1 से A1, L से L गया कट, और यहां पर ये N1 ने स्क्वायर को मार दिया, तो N1 अपॉन N2 आंसर आ गया। ये आंसर है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो दिस इज द राइट चॉइस। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कहीं भी गफलत ना हो आपको, तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों अपडेट्स के लिए मैंने आपके लिए बना दिया है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आप आ जाए। ऐसा ना हो कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ना मिले। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर सीबीएसई में होने वाले बदलाव और आपको कैसे पढ़ना है जिससे कि आप 100 में 100 ला पाए, आपको मैं बताता रहूंगा। तो ज्वाइन करिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये एमसीक्यू आया है 1 नंबर का 2025 में। इंटरेस्टिंग है बहुत सरल लेकिन इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं इसको। तो उसमें लिखा है सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 15 मिलीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, ये बना देते हैं ऐसे, और इसका जो डायमीटर है वो है 15 मिलीमीटर। क्योंकि हमें रेडियस की अक्सर जरूरत पड़ती है तो हम रेडियस भी लिख लेते हैं, 15/2 मिलीमीटर। जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और 300 टर्न्स, इसमें टर्न्स कितने हैं बेटा? 300। ये नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर ली जाए तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 300 टर्न्स। एंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 330 मिली टेस्ला सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसका जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इन्होंने दे रखी है 30 मिली टेस्ला। 30 मिली टेस्ला, बिल्कुल दुरुस्त जो कह रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं जैसे आप समझ पाए पूरा। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली टू 0 इन 20 मिली सेकेंड। कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं B1 कह देता हूं क्योंकि बदल रहा है ये। तो ये B1 जो है घट के 0 हो जाता है कितने समय में? 20 मिली सेकेंड में। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इसी के नीचे लिख लेता हूं, B2 की हमारी वैल्यू हो रही है 0 और समय उसमें लगा है आपका 20 मिली सेकेंड। मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है जी। फिर लिखा है कि अगेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, उसके बाद फिर से 0 होने के बाद फिर से बढ़ाना चालू करते हैं और 30 मिली टेस्ला तक ले जाते हैं, यानी इसकी B3 लिख लेते हैं। यह वैल्यू कितनी हो गई है? 30 मिली टेस्ला। 30 मिली टेस्ला। और कितना समय लगा? 40 मिली सेकेंड के अंदर। तो मैं इसको T3 लिख देता हूं और 40 मिली सेकेंड लिख देता हूं, बराबर ये कितना समय लगा? 40 मिली सेकेंड समय लगा है यहां से यहां तक। ये बेसिकली आप लिखना डेल्टा लिखो ऐसे, है ना, डिफरेंस है ये, घटाने का ना दिमाग में आपके आ जाए, ठीक है। इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द 2 टाइम इंटरवल्स इज आर E1 एंड E2, यानी इन दोनों का जब डिफरेंस हुआ था तो E1 बना था और इन दोनों में जो कांड किया गया वो E2 बना है। इसी का हमको रेशियो चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए? E1 अपॉन E2 की वैल्यू। तो देखिए सवाल अच्छा है और ये जेईई मेंस में बिल्कुल आने वाला सवाल है, या नीट वगैरह में, तो नीट के लिए भी भारी पड़ेगा ये बेसिकली, लेकिन फिर भी चलिए जो सवाल है उसको हम लोग करेंगे, है आसान। तो अब यहां पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का? E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, और फाई की जगह क्योंकि ये B और ये प्लेन परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर और B एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए फाई को आप यहां आसानी से लिख सकते हैं B इंटू A। तो यहां लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? -N d B इंटू A अपॉन dt, और N यहां पर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बात की बात है, तो इसको लिख दीजिए -NA dB अपॉन dt। ये फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया कैसे निकला है, इसी का इस्तेमाल करके हम सवाल को निपटा देंगे। अच्छा, ये जो माइनस साइन लगा है यहां पर हम रेशियो ही ले रहे हैं, तो इस माइनस साइन को हटा दो और केवल वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहां कहीं माइनस तो आया नहीं जो दिमाग लड़ाया जाए, है ना। वरना क्या होता है, यहां पर जब dB लिखते हैं तो
फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और माइनस साइन हटा देंगे तो बड़े में से छोटा घटा दो, झंझट खत्म। उम्मीद है समझ पाए होगे आप। जैसे आप जबरदस्ती कंफ्यूज ना करें, तो मैं अब कलर थोड़ा बदल लेना चाहूंगा। तो यहां पर मैं E1 की वैल्यू लिख देता हूं। देखिए बिल्कुल शांति से, कोई समस्या नहीं है। ये E1, तो E1 में इस माइनस छोड़ दिया है हमने, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया है जो बना है, कह लीजिए, या E1 ही लिख दीजिए। और N हो गया, माइनस साइन छोड़ते, एरिया तो भाई कॉइल का एरिया तो बदल नहीं रहा है। अब dB/dt, तो dB कितना है, तो dB इसमें 30 के बाद 0, तो 30 माइनस 0, बड़े में से छोटा घटा रहे, साइन हटा चुके हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 0। और टाइम कितना लगा है 20, ये देखिए 20 मिली सेकेंड, ये मिली टेस्ला था, ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया 20 मिली सेकेंड। ये मिली मिली कट जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना, ये मिली मिली उड़ गया। तो ये E1 की वैल्यू कितनी आ गई, NA 30/20, ऐसे लिख लेते हैं, कोई इसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। अच्छा, अब नीचे वाले की बात करते हैं, E2 की, जो ये बोले हुए हैं। यहां मैं E2 लिख देता हूं। तो E2 के लिए फॉर्मूला लगाया NA, ये देखिए N और A में कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये 0 से 30, तो बड़े में से छोटा फिर घटा दीजिए, 30 माइनस 0 मिली टेस्ला अपॉन टाइम कितना लगा था डिफरेंस, 40 मिली सेकेंड, फिर मिली मिली कट गया, तो E2 की वैल्यू आ गई NA 30/40। ये आपका E2 आ गया। और इन्होंने E1/E2 पूछा है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यहां पर आ जाते हैं E1/E2। तो E1 की वैल्यू ये लिख दीजिए, NA इंटू 30/20, और E2 की वैल्यू यहां से टीप दें NA इंटू 30 अपॉन कितना था, 40, ये 40। अब इतना गुणा भाग तो आप कर ही लेते हैं, NA कट गया, 30 कट गया, 40/20 बचा, यानी ये वैल्यू आ गई 2। तो ये आपका आंसर है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बेटा C बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर C करेक्ट हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझा दी, जैसे कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसीलिए यहां पे माइनस साइन हटाया कि कई बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं। फिर भी एक पॉइंट और यहां खड़ा कर देता हूं, जिससे कहीं कुछ बचे ना। अगर ये माइनस साइन आप लेते हैं, तो यहां पर NA के बाद इसको B फाइनल माइनस B इनिशियल रख दीजिएगा, और टाइम कीजिएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल, बस इतना है ना। क्योंकि यहां पे माइनस कहीं लगा नहीं था, तो हमें फ्रीडम मिल गई कि भाई रेशियो प्लस ही में निकालना है, तो कौन दिमाग लगाए। अगर कहीं रेशियो में माइनस लिखा होता, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते, यानी यहां जो हमने घटाया है 30 माइनस 0, उस केस में 0 माइनस 30 करते, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां पे भी हम क्या करते, 30 माइनस 0, समझ गए ना, एक माइनस आ जाता है उसमें। तो आप उसमें उलझिएगा नहीं, मैंने सिंप्लिसिटी रखी और डिटेल्ड तरीका भी बता दिया कि कहीं पर अगर रेशियो में माइनस साइन टपका हो, तो फॉर्मूला बेसिकली यही होता है ओरिजिनल माइनस साइन के साथ। उम्मीद है समझ पाए होंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों, सुपर इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। अगर फिजिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, किसी कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन में है और भाषा आसान नहीं है, फिजिक्स में डिफिकल्टी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं द्रोणा के साथ। और एक अच्छी और खुशखबरी भी क्या है कि 8 अगस्त से हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है, यानी चैप्टर 1 से दोबारा स्टार्ट किया है। और अप्रैल से अब तक जो मैंने पढ़ाया है पूरी फर्स्ट बुक, वो आपको वो भी मिलेगी, ओल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे, और पूरे सिलेबस के लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिससे आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो आपका ज्यादा छूटेगा नहीं। 10 दिसंबर तक कोर्स खत्म होना है, तो जल्दी कीजिए, जिससे आप इसमें ज्वाइन कर सकें। इसके अंदर, द्रोणा के अंदर, NCERT एक्सरसाइज, NCERT एग्जाम्पल्स, लास्ट 10 ईयर्स PYQs, इसके अलावा नोट्स, MCQ, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, सब कुछ, असाइनमेंट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, फॉर्मूला शीट, जिससे आप ताकतवर मजबूती से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो द्रोणा से तुरंत जुड़िए और 10 दिसंबर तक कोर्स फिनिश करके रिवीजन का भी मौका पाइए। और जो बच्चे द्रोणा ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मिलेगा स्टोर सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, और स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा। लेकर तुरंत मेरे साथ फिजिक्स को आसान कर लीजिए और 97% पाइए। बच्चों, करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। बहुत ही आसान सवाल है ये। कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, ये एक सोलेनॉइड है और इसकी जो लेंथ है
वो लेंथ L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, विद फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स N है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड कब विल इंक्रीज इफ, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, उम्मीद है आपने याद किया होगा, म्यू N स्क्वायर A अपॉन L। ये सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है, सोलेनॉइड L का सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए बोथ I एंड A आर इंक्रीज्ड, अगर I को और A को हम यहां बढ़ाने लगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे A बढ़ाने पे तो बढ़ेगा, और ये L लिखा है, शायद I नहीं लिखा है, ये L समझिएगा, इसको लेंथ है ना ये L, नहीं I से तो L और A दोनों को इंक्रीज कर दें, तो L और A दोनों इंक्रीज करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका L बढ़े, तो ये सही नहीं होगा, L बढ़ाने से तो घट रहा है, तो पहला वाला हो गया गलत। L इज डिक्रीज एंड A इज इंक्रीज, L कम करो A बढ़ाओ, यही सही है नंबर B, क्योंकि L को आप कम कर रहे हो और A को बढ़ा रहे हो, तो B इज करेक्ट। यू आर डिक्रीजिंग L एंड इंक्रीजिंग A, इससे होगा क्या, L आपका बढ़ जाएगा, बाकी गलती होंगे। L इज इंक्रीज्ड, घटेगा, बोथ डिक्रीज्ड, ये भी घटेगा, ये भी घटा रहे हैं। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल था, नोट करें इसे। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे इसको। देखिए लिखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स C1 एंड C2 इज 20 मिली हेनरी। आप जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 कॉइल के बीच होता है, तो उसकी वैल्यू देखिए 20 मिली हेनरी। इन कॉइल C1 द करंट चेंजेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 इन 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। एक कॉइल में करंट बदलती है, 4 एम्पियर से 0 हो जाती है 0.2 सेकेंड्स में। If the resistance of the coil 2 is 4 ohm, then the charge that flows through it per second will be, यानी हमें C2 के अंदर चार्ज पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है ये निकालना है। अभी निकालते हैं। देखिए हमारा इंड्यूस जो चार्जेस होते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन आर। ये आपको याद होना चाहिए, याद हो गई। चलिए इसी से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। 1 सेकंड में ना टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर लिखें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r लिख दो। ये एक्सप्रेशन हमको चाहिए। अब ये एक्सप्रेशन हमको कहां से मिलेगा ये दिखाते हैं आपको बड़े आराम से। हम जानते हैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है d∅/dt, और यही चीज हमारी बराबर होती है M/di/dt के म्यूचुअल इंडक्टेंस में, यही तो होता है M/di/dt। अब यहां पर देखिए d∅/dt हमें चाहिए और इससे निकल आएगा, यानी इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो खेल समाप्त हो गया इसका, यानी dq ये dt इज इक्वल टू M/di/dt इंटू 1/r। आइए देख लेते हैं, यहां निकाल के खत्म करते हैं। तो ये वैल्यू हो गई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और m की वैल्यू दे रखी थी 20 मिली हेनरी, तो 20 इंटू 10 की पावर -3 लिख दीजिए। और di/dt कितना हो गया, 4 से 0 जा रहा है, तो 4 - 0 कितने टाइम में, 0.2 सेकेंड में। और r कितना दे रखा है, 4 ओम। अब इसको सॉल्व कर डालिए जरा, तो आप यहाँ देखिए आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3, 0.2 इंटू 4, ऊपर भी 4 आया घटने के बाद, इस 4 से ये 4 कट गया, अब पॉइंट हटाओ, 10 के बाद 2 बचा, ये 10 बचा, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 या 0.1 एम्पियर आपका आंसर आ गया। देखिए कोई भी समस्या नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाइए और काम बन जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन जो यहां से मिल रहा है, तो उसको नोट कर लीजिए, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, इंड्यूस चार्जेस। एक सवाल इसमें और बनता है, वो भी आपको ध्यान दिलवा देता हूं। यहां इस वाले एक्सप्रेशन से क्या साबित होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt के।
चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन इंड्यूस चार्ज जो होता है वो d∅dt के प्रोपोर्शनल नहीं है, वो टोटल चेंज इन फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये d∅dt के प्रोपोर्शनल नहीं है, टोटल चेंज इन फ्लक्स। और ये E क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये पूछते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, होता है कि नहीं बताओ, ऐसे सवाल। तो आपको मालूम हो गया कि इंड्यूस चार्ज टोटल चेंज इन फ्लक्स के बराबर या उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। देखिए ये, और इसमें लिखा है एक कॉइल ऑफ n टर्न्स is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to the plane। B अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो एरिया वेक्टर से 0 एंगल बना रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में। B चेंजेस विद टाइम, B टाइम का फंक्शन है, यानी लगातार बदल रहा है। और किस तरीके से बदल रहा है वो इन्होंने दे रखा है। वेयर T इज द टाइम पीरियड, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट। जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? आइए पहले तो EMF निकालना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू को एनालाइज कर लेंगे। तो बहुत आप फैराडे का लॉ जानते ही हैं साहब, जो बताए थे, -n d∅dt अकॉर्डिंग टू फैराडे, जो आपको पता है। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कॉइल के अंदर दिया रहता है। अब यहां पे पकड़ते हैं E इज इक्वल टू -n और फाई को लिख देंगे क्या? BA cos थीटा। ये देखिए BA cos थीटा, क्योंकि फाई B.A के बराबर होता है और B.A आप जानते हैं BA cos थीटा के बराबर होता है। अब यहां थीटा दे रखा है 0, तो मैं एक कदम यहीं बढ़ कर देता हूं। ये देखिए A एरिया कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्योंकि वेरी नहीं कर रहा ना, B वेरी कर रहा है ये इसमें d/dt, और ये रहा cos 0 डिग्री, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, और यहां पर इंड्यूस्ड EMF जो आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी -NA dB/dt, क्योंकि cos 0 1 होता है। -NA और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। यहां पर ये थोड़ी जगह बना लेते, ऐसे कर देते ये B की वैल्यू पुट कर दो, विच इज B0 cos 2π/t इंटू टी, ये ब्रैकेट। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट किए दे रहे हैं, वहां से वैल्यू पुट कर दी, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, -NA और इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये देखिए B0 इधर कांस्टेंट है, तो B0 को भी कर लो आप बाहर। अब ये cos, मैं चलो एक बार और स्टेप लिखता हूं, किसी भी बच्चे को समस्या ना आए, 2π/t इंटू टी। अब ये कहानी बची, तो -NA B0 और इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin थीटा, और साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो मल्टीप्लाई भी हो जाता, तो माइनस आ गया, 2π/t आ गया, और साइन 2π/t इंटू टी। उम्मीद है डिफरेंशिएट करना, छोटा मोटा डिफरेंशिएशन बिल्कुल आता होगा आपको। तो आप यहां डिफरेंशिएट करके पहुंच गए साहब। अब देखते हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां वैल्यू क्या बनी? NA B0 इंटू 2π/t, और ये वैल्यू हुई साइन 2π/t इंटू टी। अब ये E था, तो E मैक्सिमम कब होगा? फॉर मैक्सिमम EMF साइन 2π/t मस्ट बी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि बाकी जो टर्म हैं वो तो बदल ही नहीं रहे, वो तो कांस्टेंट हैं। यही साइनसोइडल वैरिंग एक्सप्रेशन है जो समय के साथ बदल रहा है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो पूरा एक्सप्रेशन ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो साहब देखते हैं ये मैक्सिमम कब कब होता है। तो इसको इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, वो तो होती है 1। तो साइन 2π/t इंटू टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 के बराबर। तो ये 1 के बराबर एंगल क्या हो जाएगा भाई? साइन 91 होता है साइन, इसी तरीके से करते चले जाइए आप। तो साइन 90 वगैरह लेके चलेंगे तो ये वैल्यू यहां पर क्या मिल जाएगी? 2π/t,
और यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस निकलता है ये -1 भी आ जाएगा तो भी कोई समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि ईएमएफ निगेटिव डायरेक्शन में केवल इतना दिखा रहा है। तो वो मैक्सिमम माइनस की बात अगर आप करें तो उसको उस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखें तो 2π/t बराबर कितना हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 90 डिग्री या 270 डिग्री, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है। 90 270 पे या तो +1 आएगा या -1 आएगा। तो प्लस केवल डायरेक्शन का फर्क होगा, लेकिन साइन थीटा मैक्सिमम के लिए +-1 में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहां से आप अगर इसको कैलकुलेट करें, अब n निकालना है हमको, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसमें शायद पूरी बात आ ना पाए। तो यहां पर देखिए आगे चले तो आप क्या, पाई से पाई काट दीजिए, आप पाई से पाई कट गया तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल t इज इक्वल टू 2n-1 इंटू t अपॉन 4, और यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर आप देखें तो कोई भी एक्सप्रेशन मीट आउट नहीं होता, कोई भी जो ऑप्शन दे रखा है वो यहां पर मीट आउट नहीं हो रहा है। तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई बेटा, नो ऑप्शन इज करेक्ट, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये यहां पर कहानी बन गई, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से आप बात को समझ पाए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे रह गया तो नीचे भी मैं दिखा देता हूं, फिर आगे हम लोग करेंगे। तो ये मैं ऊपर कर देता हूं और यहां तक आकर मैं इसको रोकता हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2024 का ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, और इसको मैं करके देता हूं। एक कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया पर गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 एंगल है। टू इट्स प्लेन द फील्ड वेरीज, ये जो बी है वो वेरी करता है, टाइम का फंक्शन है, 0.5 t स्क्वायर प्लस 2t, वेयर b इज इन टेस्ला एंड t इन सेकेंड्स। द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना फ्लक्स, कितना EMF बनेगा ये बताना है। तो आप जानते हैं जो EMF की वैल्यू होती है उसे आप लिखते हैं -d∅dt, ये फैराडे का लॉ है। अब यहां पे सारी चीज पॉजिटिव है तो इसका केवल मैग्नीट्यूड ले लीजिए, आप माइनस साइन को हटा दीजिए, वो तो कि दिशा बताता है d∅dt। और हम जानते हैं कि फाई की वैल्यू होती है b.a, क्योंकि b और a परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, b और a परपेंडिकुलर ना होके b और a एक ही डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर तो प्लेन है उसका, तो ये सिंपली ba हो जाएगा, क्योंकि ba cos 0 डिग्री होगा विच इज ba। तो मैं यहां पर इसी बात को आगे लिख दूंगा, E मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं d∅dt, और इसे लिख सकते हो d/dt ba। एरिया तो बदल नहीं रहा तो बाहर आ गया, और ये रहा dB/dt। अब इसे a लिखिए और d/dt और b का एक्सप्रेशन जो है उसको डिफरेंशिएट मार दीजिए t के रेस्पेक्ट में, 0.5 t स्क्वायर प्लस 2t, कोई समस्या नहीं है। a इससे डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 1t, केवल t आ जाएगा, समझदार हो, और यहाँ बचेगा 2, कोई समस्या नहीं, t + 2 बचा। अब यहाँ पर e हम निकाल रहे हैं t बराबर 0.2, 1 सेकेंड पर। अच्छा 1 सेकेंड पर, तो एरिया तो जो था 0.5, तो 0.5 लिख दीजिए, ये तो टाइम डिपेंडेंट है नहीं, और t की जगह 1 सेकेंड आप डाल दीजिए, तो 1 + 2 यानी 3 हो गया, तो 0.5 × 3 यानी कितना आ गया, 1.5 वोल्ट। बस आपका आंसर आ चुका, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और ये जो सवाल है, ऐसे सवाल काफी आते हैं,
यही नहीं, आपके जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, वहां भी ऐसे सवाल आपको दबा के मिलेंगे। अभी आप देख ही रहे हैं कि जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का, ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल के करीब होता जा रहा है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि इसको जितना बेहतर तरीके से हैंडल करें, ये सवाल भी लगा पाएंगे और उस दिशा में भी, कॉम्पिटिटिव दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो मुसीबत हो जाएगी इसमें। देखिए बातें घुमा के कही हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आपको दिया है 1J प्लस 0.5 1I 0.5 J कैप, और मिली टेस्ला में, ध्यान रखिएगा ये किसमें, मिली टेस्ला में। एसआई सिस्टम में यूज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए। सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल, इस अगर ये कॉइल ऐसे है तो इसकी सरफेस से नॉर्मल जो वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है ना वो आपका यूनिट वेक्टर है। देखिएगा यूनिट वेक्टर, ये आपको नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखा है 0.6 I कैप प्लस 0.8 J कैप। बढ़िया है। अब द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, अब कह रहा है इसके साथ जो फ्लक्स्ड है वो लिंक्ड बताइए। तो फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, B.A होता है, ये फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला होता है। B वेक्टर फॉर्म में दिया है, A वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, तो हम A वेक्टर फॉर्म में लिख के डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो A को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो बेटा यहां से मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से, πr², मतलब तो ये रहा। देखिए πr² इसका मैग्नीट्यूड, और नॉर्मल जो वेक्टर था वो एरिया वेक्टर ही तो है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो n कैप हो गया। अब यहां पर इसको अगर आप निकालना चाहें तो 3.14 पाई की वैल्यू, r है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू n कैप। अब इसको थोड़ा सा और सुधार ले तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो लिख सकते हो 3.14 और 10⁻⁻², क्योंकि ये -1 बचेगा, स्क्वायर करोगे -2, और ये रहा n कैप। अभी इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए अब लगा देते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला जो कि B.A होता है। देखिए B की वैल्यू हमने लिखी, मिली टेस्ला में लिख लेंगे, तो यहां पर लिखी है वैल्यू 1J प्लस 0.1I प्लस 0.5J इंटू 10⁻⁻3। ये मैंने टेस्ला में लिखा है, यहां पर मिली टेस्ला था तो टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया, और फिर एरिया वेक्टर ये लिखा है, तो जगह तो थोड़ी कम रह गई, यहां लिख दे, समझ जाओगे। ये डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। फिर ये वेक्टर लिख रहा हूं 3.14 इंटू 10⁻⁻², ये रहा मैग्नीट्यूड, और A कैप मतलब इंटू यहां कर दे रहा हूं 0.6 I कैप प्लस 0.8 J कैप। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के बीच में जो यहां पर मैग्नीट्यूड्स होती हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, तो बाहर ही चले आते हैं। तो ये 3.14 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻5 आ जाएगा, तो बाहर ही आ गया बेटा। यहां बचा I, 1I का मतलब I, 0.5J, और ये रहा डॉट प्रोडक्ट इससे 0.6 I कैप एंड 0.8 J कैप। बस आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और खेल आपका खत्म हो जाएगा, मतलब ये सवाल खत्म हो जाएगा। 3.14 इंटू 10⁻⁻5, और डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो I का I से करते हैं, तो बचा 0.6, और यहां पे 0.5 का 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 = 40, तो 0.4 आ गया, आप देख रहे हैं, तो 0.4 आ गया। अब इसको जोड़ोगे तो भैया 1 ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3.14 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1, यानी 3.14 इंटू 10⁻⁻5 वेबर, ये आंसर हो गया।
अब यहां पर देखिए माइक्रोवेबर में आंसर लिखे हैं, तो एमसीक्यू में तो उसके हिसाब से आपको भिड़ाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको देखिए लिख सकते हो -6 करना है तो यहां कर दो कितना 31.4 इंटू 10 की पावर -6 वेबर, यानी 31.4 इंटू 10 नहीं लिखोगे अब, और यहां वैल्यू आ जाएगी माइक्रो वेबर। ये आंसर आ गया, और इसके हिसाब से जो ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो हमेशा एमसीक्यू में तो देखिए जो आंसर निकालें वैसा ना दिया हो, किसी और यूनिट में हो तो खट से कन्वर्ट कर लीजिएगा, अड़ मत जाइएगा, समय वेस्ट होगा। तो आप समझते भी हैं, तो बस सेंसिटाइज कर रहे हैं आपको। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक अच्छा सवाल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि यहां सीधे B.A नहीं करवाया, आपको घुमा के बात कह दी है, और जब बच्चा समझ नहीं पाएगा क्वेश्चन तो सोचेगा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, मैं करता हूं। तो मेरे ख्याल से पॉज किए होंगे और आप नोट किए होंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, एक मेरे ख्याल से हो गया। तो आप इसको अच्छे से बेटा नोट डाउन कर लीजिए। ए रेक्टेंगुलर, ये सारे ताजे सवाल हैं 2023 के। तो एक रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, तो बाबा स्क्वायर बन जाए तो बढ़िया है, लगभग बना नहीं लेकिन मान लीजिए स्क्वायर है। और एक सर्कुलर है, इसी के नीचे बनाना पड़ेगा। और एक क्या है, एलिप्टिकल लूप है। ये भैया 4 तरीके के लूप है 1 2 3 4 है ना। शेप बना दो, दिखाई पड़ने लगे तो ज्यादा आसान रहता है। तो ऑल इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन भी आपको दिखाने की चेष्टा करेंगे। ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, सब इस प्लेन में है। मान लो ऐसे ऐसे कोई है, इसी प्लेन में है, ठीक है ना। तो आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी आई। v इज इक्वल टू वी आई का मतलब क्या है, जब आई कैप लिख देते हैं तो इस डायरेक्शन में तब आउट ऑफ द फील्ड जा रहे हैं, फील्ड खत्म हो रहा है, उससे बाहर निकल रहे हैं। अच्छा समझ गए होंगे। मान लो जो फील्ड यहां तक है ऐसे, तो ये यहां से बाहर निकल रहे हैं इस डायरेक्शन में, पकड़ पाए। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सेस। ये जेड है, इसकी नेगेटिव फील्ड किधर है, इधर परपेंडिकुलर है, -z एक्सिस की तरफ बी की डायरेक्शन है। अच्छी बात। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैसेज ऑफ दीज लूप्स, टाइम जैसे जा रहा है, आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट ना रहे, ईएमएफ जो इसके अंदर बनेगा। भाई लूप जब, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, याद करके आप आए हैं, तो इसमें गलती की संभावना बहुत ज्यादा है। खैर, अब यहां पर जब भी कोई लूप, आप जानते हैं बेटा जी कि कोई भी लूप जब ऐसे छोड़कर निकलता है तो इसमें फ्लक्स में होता है चेंज। फ्लक्स में चेंज हुआ नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ बन जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए यहां पर E की वैल्यू होती है d∅dt, और इसको आप, क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर वो सब एक ही है, आप समझ गए होंगे, इसको d/dt BA लिख दो। तो B तो बदल नहीं रहा है, dA/dt बदल रहा है। यानी इस रेट को हमको देखना है किसके लिए कांस्टेंट है और किसके लिए कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट है, आई डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, तो लिखा है कि विल नॉट बी कांस्टेंट। तो यहां पर ये चारों लूप जब आप हटाओगे तो ये आपका रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए आपका दोनों dA/dt सेम आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्योंकि यहां पर ऐसे आप रेक्टेंगल बनाओगे और ऐसे ये जा रहा है अगर बाहर, तो यहां जो आप निकाल रहे होगे ये dA/dt सेम आने वाला है, क्योंकि L इंटू बी होता है, बी वही है, L उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। स्क्वायर के लिए भी वही हो जाएगा। भाई एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां ब्रेथ तो बदल नहीं रही है, लेंथ बदल रही है। लेंथ रिलेटेड किससे, वेलोसिटी से। तो dA/dt इज सेम या कांस्टेंट, dA/dt is constant for rectangle and square।
लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा सर्किल और इलिप्स के लिए, क्योंकि सर्किल जब मूव करेगा देखिए तो एरिया बदल रहा। भाई यहां था जब तो इतना बड़ा एरिया, इतना एरिया था, और जैसे ही आगे बढ़े रेट ये देखिए कम हो गया है ना, तो तुरंत खटाक से सेम एरिया नहीं क्रॉस करेगा ये। तो इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर इलिप्स एंड सर्किल। ये मामला हो गया, जिसके हिसाब से इसका ऑप्शन बना बी, कि इसका आंसर आ गया बेटा कौन सा, बी, की सर्किल और इलिप्स के लिए ये कांस्टेंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, विल नॉट, नहीं होगा। जिनके लिए होगा वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए होगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बिना पढ़ाई के हो पाना काफी मुश्किल है। खैर आप सीख गए हैं, ऐसा सवाल आएगा तो निपटा दीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और ये कोई ग्राफ है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये भी ताजा सवाल है 2023 का। टू कॉइल C1 C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। कोई दो कॉइल हैं समझ लीजिए, C1 C2 दोनों एक दूसरे के पास रखी गई हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2, इसमें जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक्ड विद द कॉइल C2 वेरीज विद द करंट I1। इसमें जो करंट वेरी होती है उससे लिंक्ड है इन द कॉइल C1 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये देखिए I1 है और ये φ2 है, देख पा रहे हैं ना, ये I1 है और ये बेटा φ2 है। ऐसे सवाल अच्छे रहते हैं, बिना समझदारी के नहीं लगते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब भी बात होती है, आप जानते हैं दो कॉइल की जरूरत आपको पड़ती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का एक डेफिनेशन क्या था, एम लिख दो यहां पर, या फाई लिख दो, फाई इज इक्वल टू एम आई। तो एम की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, फाई अपॉन, और ये इससे लिंक्ड मामला है φ2, तो ये रहेगा I1। ठीक, अब यहां पर पकड़ लीजिए, क्योंकि ये तो स्लोप हो गया ना, कोई पॉइंट पकड़ लो। जैसे मैंने ये पॉइंट पकड़ा जहां पर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है। 5 क्या है, φ2। मैं यहां पर φ2 लिख ही दूं जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये रहा 5 और ये बाजू वाला करंट 2, तो 2.5 बचा, 2.5 हेनरी। ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। देखिए कितना सरल था, बस क्योंकि कई बच्चे ग्राफ देख के ना डर जाते हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत है, ग्राफ के सवाल तो आने यहां भी आने हैं, फ्यूचर में कोई कंपटीशन देंगे वहां भी आएंगे, तो उसको छोड़ना नहीं है, मोहब्बत से प्यार से देख लेना है बस। तो खैर अगली बात देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt दैट विल इंड्यूस एन EMF ऑफ 100 वोल्ट इन कॉइल C2। तो देखिए एक और डेफिनेशन होती है इसकी, EMF से जो लिंक करती है, E इज इक्वल टू M di1 अपॉन dt। यहां पर ध्यान रखिएगा माइनस साइन नहीं ले रहा हूं, वो डायरेक्शन के काम आता है कि इंड्यूस्ड EMF किस डायरेक्शन में है। यहां केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम इसलिए माइनस कंसीडर नहीं किया है। अब यहां di/dt लेने की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो E अपॉन M लिख देने में कोई भी शक नहीं रहेगा। E की वैल्यू है 100 वोल्ट, M है बेटा 2.5, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 40 एम्पियर पर सेकेंड। ये आपका देखिए आंसर आ गया, कोई भी कष्ट की बात नहीं है। इसको नोट करें, अगला सवाल करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। खैर इसको नोट कर लीजिए आप। इसमें देखते हैं क्या है, ये भी ताजा सवाल है तो ए स्क्वायर शेप्ड कॉइल, साइज 10 सेंटीमीटर है। फोटो बना लेते हैं, समझ दिखता और समझ में ज्यादा आ जाता है। ये दोनों स्क्वायर है साहब। हैविंग 100 टर्न्स, एन की वैल्यू यहां पर लिख दो 100 है, क्वेश्चन में दिया है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग। मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और वो इंक्रीज कर रही है 1 टेस्ला पर सेकेंड। अब इस यूनिट से हम समझ गए कि भाई dB/dt दिया हुआ है, ये कितना दिया है 1। ये देखिए dB यूनिट होती है टेस्ला की, सेकंड होती है टाइम की, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। पकड़ लिया हमने, लिख दिया, समझ गए, बहुत आसान होता है। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। अरे भाई साहब ये तो आपने
फेरेडे साहब बता ही गए हैं, तो इसको पकड़ लेते हैं। अगर विदाउट साइन लिखें, मतलब साइन तो ये बताता है, लेंस लॉ की भाषा करता है, इसको अगर हम छोड़ भी दें, मैग्नीट्यूड का जिक्र करें, तो एन ए डी फाई, क्या लिख दिया मैंने, एन लिखिए और ये लिखिए डी फाई बाई डी टी। अब ई लिखिए, एन लिखिए और ये फाई को लिख दीजिए बी इंटू ए, क्योंकि यहां पे एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो मतलब ये क्या लिखा था भाई, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा कोई, तो यहां डी बी इंटू ए लिख सकते हैं आप, देख पाए। एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उसी डायरेक्शन में, 90 डिग्री नहीं है, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। एन लिखिए, एरिया कहीं बदल नहीं रहा है, ये रहा डीबी अपॉन dt। एन की वैल्यू यहां कितनी है, 100। एरिया कितना, 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 0.1 एरिया हो गया। dB अपॉन dt यहां से दे रखा है विच इज 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से 2 पॉइंट कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 वोल्ट इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने वाला है। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरी बात पकड़ पाए होंगे। यहां पर देखिए बीए जो लिखा है, आप जानते हैं फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, मैं पूरा समझा दूंगा, बी डॉट ए, इसको लिखते हो बी ए कॉस थीटा। यहां का एरिया वेक्टर अगर इसी सेंस में अंदर की तरफ ले लें हम, तो क्या होगा, थीटा 0। तो हियर आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा फाई कितना, बी इंटू ए। इसी का इस्तेमाल मैंने किया है, जैसे पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएं। आइए अगला सवाल करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये 2023 का सवाल है। ऐसे सवाल आपके यहां बहुत पूछे जाते हैं, सरल रहते हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप पकड़ लें। मैं बताता हूं, तो इस क्वेश्चन में देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, ये लूप है, सर्कुलर लूप समझ लीजिए, या सर्कुलर नहीं है तो जैसा भी है, ये लूप है, और नीचे एक वायर है जिससे करंट फ्लो होती दिख रही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, along ABC if I is constant, ये तो शुरुआत में ही गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक इसमें करंट वेरी नहीं करेगी, इससे जाने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट नहीं पैदा होगी। यानी ये तो भाई साहब सीधे ही कट्टम हो गया, इसकी तो बात ही करना गलत है। जब कांस्टेंट है तो फ्लक्स में कहां चेंज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर एक आई डिक्रीज आई इंक्रीज, आई इंक्रीज वाले 2 ऑप्शन है, तो पहले इसको पकड़ते हैं कि आई इंक्रीज होने पर क्या होगा। आप जैसा देख रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन अगर है, तो यहां पर आप अंगूठा रखते हैं इसकी डायरेक्शन में, सेंस निकालने किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, ये निशान जानते हैं ना, जब भी आप ऐसा दिखाते हो तो इसका मतलब क्या रहता है, इस प्लेन के नॉर्मल है आउटवर्ड डायरेक्शन में, आपकी तरफ। अब यहां पर अगर ये आई इंक्रीज होने लगी, तो ये लेंस लॉ फॉलो करेगा और ऐसी इंड्यूस्ड करंट बनाएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करें। तो आप जानते हैं कोई भी लूप अगर आप लेते हो और उसमें करंट अगर सपोज करिए ऐसे फ्लो कर रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो सबसे सरल तरीका क्या है, इसी सेंस में, करंट की सेंस में आप राइट हैंड के पाम को मोड़िए, जिधर अंगूठा जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो अंगूठा राइट हैंड का, पाम राइट हैंड का मोड़िए, अंदर की तरफ जा रहा है बी, यानी यहां पर बी किधर होने वाला है, इस डायरेक्शन में। तो इसको तो चाहिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो विरोध कर पाएगा। तो अगर इसको अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आपको किस तरह का सेंस रखना है, राइट हैंड को ऐसे घुमाना पड़ेगा अंगूठा अंदर लाने के लिए। तो ये जो बी इंड्यूस्ड बनाएगा, इंड्यूस्ड लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी चाहिए अगर ये आई इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आई इंक्रीज करता है तो डायरेक्शन क्या होगी, विच इज, ये देखिए आप, क्लॉकवाइज, यानी ए बी सी, इस तरह का डायरेक्शन होगा। मैं डायरेक्शन यहां नहीं खींच रहा हूं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट होगा अगर आई इंक्रीज कर रही है। क्या इसमें से कोई ऑप्शन है, देख लीजिए। तो
ये ऑप्शन जहां तक करेक्ट है, अलोंग ABC आई इंक्रीजेस, तो आंसर नंबर डी। इस तरह से मैंने सारी बात आपको समझाई किस तरीके से इसको सोचते हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे तो लूप के 99% सवाल आप सब सही कर देंगे, इतनी ही भाषा समझने के बाद। खैर, इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आप पूरी बात पकड़ पाए होंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन वेबर, ये फ्लक्स है। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल एट T = 4। बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन पूछे जाने वाला सवाल। हम क्या जानते हैं, E = -d∅/dt। कुछ नहीं करना है, आप पाई को इंटीग्रेट कर दीजिए, जो वैल्यू दी है 5t² + 3t + 16 माइनस ये आ जाएगा 10t, इसको करोगे तो आ जाएगा 3। अब ये E वैल्यू है ET पर, तो टाइम कितना ले रहे हो, 4 सेकेंड। 10 × 4 + 3 तो आ गया -43 वोल्ट। ये आपका आंसर है और इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत आसानी से हो गया, लेकिन आना चाहिए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स इज 108 मिलीहेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हैविंग 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ, सेम रेडियस एंड सेम मीडियम, सब कुछ सेम है, टर्न्स की केवल चर्चा कर रहे हैं। तो आप जानते हैं L'/L क्या आ जाएगा, क्योंकि जो L का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0n² A × L। तो यहां पर L'/L की वैल्यू आ जाएगी n'/n का होल स्क्वायर, 500/600 का होल स्क्वायर। तो L' कितना रहा, 108 × 5/6 यानी 25/36, 75 मिली हेनरी। ये आपका आंसर हो गया, जो आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 0.4 सेकेंड। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज, एम की वैल्यू कितनी है, 0.5 हेनरी। द इंड्यूस्ड EMF बताओ सेकेंडरी कॉइल में, तो हम ये जानते हैं कि E की वैल्यू होती है m di/dt। आराम से लिख सकते हो 0.5 4/0.04 यानी वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से सवाल हो जाएगा। शांति से देख लें, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ए कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is kept at an angle of 30 degree with a magnetic field of 10⁻⁻1 Tesla. The magnetic field is reduced to 0. Magnetic field reduce कर दिया गया 0 इतने समय में। The induced EMF in the coil. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं E = d∅/dt, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, और हम लोग बहुत समझ चुके हैं कि इसको आप BA cos थीटा फ्लक्स को लिख सकते हैं। और यहां पर जो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया बाहर ले लो, dB × dt, और cos थीटा जो एंगल है वो भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले सकते थे। खैर, इधर लिख दिया, इतने समझदार मैं ले ही लेता हूं, काहे को कंफ्यूज करूं आपको। तो ये cos थीटा भी फिक्स्ड है, ये dB/dt आ गया। अब देखिए यहां पर बोला क्या है, एक कॉइल ऑफ एरिया केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कॉइल है। ये एंगल किसके बीच का होता है, ये एंगल होता है एरिया वेक्टर के बीच का। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कॉइल आपने रखा है विच इज, सपोज करिए ये मैं थोड़ा सा इस तरह बना दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए क्या है, ये आपका कितना डिग्री है, 630 डिग्री, ऐसे सवाल बोल रहा है। तो इसका जो नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर, उससे कितना एंगल होगा, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 होता है। हमेशा ये रिलेशन होता है जब प्लेन वाली बात हो, 9 - अल्फा। तो ये एरिया वेक्टर वाला एंगल और ये प्लेन ऑफ कॉइल, वो समझ में आता भी है, कोई विशेष बात नहीं, आपको बस थोड़ा डिटेल दिखाने के चक्कर में कि गलती कहीं और भी ना हो। मकसद ये नहीं कि ये सवाल कर लें,
मकसद है कि ये सवाल भी कर लें और इस जैसे सारे सवाल कर लें। ये भाई तभी तो एक्सप्लेनेशन पढ़ाई का मतलब है। केवल यही सवाल कर लें तो न्यूमेरिकल तो इनफाइनाइट बनते हैं। एक किताब न्यूमेरिकल पे लिखी जाए, कितने हजारों क्वेश्चन उसमें लिख दिए जाएं, फिर भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जरा सा चेंज करो नया न्यूमेरिकल। खैर एनीवे, बात पकड़ पाए होंगे। इस मुद्दे का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एरिया कुछ बोला था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -4 कॉस, यहां पर देखिए 60 डिग्री आ जाएगा, कॉस 60, और dB बाई dt शायद दिया था, पता नहीं, हाँ ये दिया 10 की पावर -4। तो ये देखिए आप b -0 करके ले सकते हैं। b कहां से कहां गया है, फाइनल -0 करके, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -4 आ गया। आप समझ पा रहे हैं ना, ये लिखा है, इसको b2 -b1 अपॉन t2 -t1 कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, तो यानी 0 माइनस b1 यानी कहां गया पहले 10 की पावर -1, और यहां टाइम कितना 10 की पावर -4। आप ये सोच सकते हैं ये माइनस क्यों नहीं लिया, तो हम माइनस प्लस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वरना फॉर्मूले में भी माइनस लेते तो माइनस माइनस प्लस आ जाता, या इस ऑप्शन में माइनस प्लस होता तब जरूर हम उसको लेते कंसिडरेशन में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। यहां पर अगर कहीं माइनस प्लस दिया होता तब हम जरूर उसको लेते कि भैया ये माइनस प्लस आ रहा है, यानी इस सवाल हमें कंसीडर करने को बोल रहा है। अदरवाइज आप फ्री हैं। तो आप समझ पाए, इस तरीके से लिख दिया, और e की वैल्यू देखिए कितनी आती है, 100 लिखिए, 10 की पावर -4 लिखिए, और cos 60 बेटा कितना हो जाएगा, आधा, तो ये रहा हाफ, और -1 अपॉन -4, ये -4 कट गया, 1 0 खा जाएगा, तो 5 आता हुआ दिख रहा है, 5 वोल्ट। ये इसका आंसर बेटा कितना हो गया, 5 वोल्ट। कहां गया है भी, अच्छा ये सी ऑप्शन है, तो आंसर इज सी। इस तरह के सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं भर भर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लिखा तो है वैसे हमने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कीमत पर कभी भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। खैर इसको नोट कर लीजिए। ये इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द आर्मेचर ऑफ ए डायनेमो इज डबल्ड, ओमेगा बढ़ा दिया जाए, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो देखिए यहां पर है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और इसको लिखते हैं NBA, E0 की वैल्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब क्या कह रहा है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा को डबल कर दोगे, जैसे ही ओमेगा डबल करोगे 2 ओमेगा कर दिया, तो किस चीज को बोल रहा है, E डैश तो डबल हो गया, 2E हो गया। पूछ क्या रही है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस ये एम्पलीट्यूड दुगना हो जाएगा, आंसर विल बी डबल, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड की बात करें तो हम लोग E0 लिखते हैं, विच इज NBA ओमेगा, तो ओमेगा का 2 ओमेगा करोगे तो नए वाले का NBA 2 ओमेगा मिल जाएगा, मतलब 2 इंटू ई डॉट ई। इस तरीके से आप इस सवाल को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इसको नोट कीजिए। 2 concentric circular loops of radius 1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड कोएक्सियली। ये कोई 2 लूप है, कोएक्सियली का मतलब है कि इन दोनों का जो एक्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में है। रेडियस इसकी है 1, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इफ द करंट पास्ड। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला यहीं लिख देते हैं, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ये फॉर्मूला यहां लगाना है। वैल्यू म्यू नॉट की हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स 1 1 थे, पाई लिखा, R1 का स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, होल अपॉन 220 इंटू 10 की पावर -2। ये 2 नहीं है, ये 20 है,
ये कहानी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 हेनरी। ये कहानी खत्म। दूसरी बात करते हैं, इफ द करंट पास थ्रू द आउटर लूप इज चेंज्ड टू कॉन्सेंट्रिक का मतलब ऐसे ना हो कि लूप बेटा ऐसे लूप हैं, ये सेंटर एक जगह है, ऐसे लूप बने हुए हैं। ये पहली वाली फिगर ज्यादा बेहतर नहीं है, सही नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस था, इसका 2 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का। अब क्या बोल रहा है, इफ द करंट पास थ्रू द आउटर लूप, इसमें जो करंट है इज चेंज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड, यानी di2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 5। तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इनर लूप, एज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इनर लूप इज टू बी इन्फॉर्म। तो E की वैल्यू अगर लिखूं तो m, या सीधे ही बात करूं लिख दोगे, अच्छा di/dt। m की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर से निकाली थी, पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10, di/dt कितना है, 5 एम्पियर मिली सेकेंड। तो पर सेकेंड है 5 इंटू 10⁻3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.93 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, विच इज 4.93 माइक्रोवोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फिगर सही है, ऊपर वाली फिगर को आप छोड़ दीजिए, मैं हटा नहीं रहा हूं, जिससे आप समझ सकें। ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे निपटाइएगा। हटता हूं, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। तो एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स एट द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। यही कहानी यहां पर है जो अभी बनाई थी हमने, इसकी स्पीड ओमेगा में दे दी है। पर प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इसका जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड B ऐसे दिए रखी है हर जगह परपेंडिकुलर। प्लॉट ग्राफ टू शो वेरिएशंस ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ग्राफ शो करना है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमने भी देखा था कि ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, फॉर्मूला आप पीछे से डेराइव कर सकते हैं, वरना इसकी वैल्यू क्या थी, E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये इन दोनों पॉइंट के बीच में ईएमएफ बन जाता है। अब ग्राफ कह रहा है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा में और ई में बनाओ, तो पहला ग्राफ मैंने ई और ओमेगा खींच दिया। तो ई बाकी सब कांस्टेंट रखें, तो ई और ओमेगा क्या है, लीनियर रिलेशनशिप में, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है ओरिजिन से, क्योंकि कोई सी तो यहां है नहीं। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हैं। और ये ग्राफ आपका बन गया। बाकी आप ईएमएफ इसका निगेटिव भी हो सकता है, अगर एंगुलर स्पीड बढ़ाएं तो पीछे भी बना दीजिए। दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच में, ये रहा देखिए ई, और लेंथ ऑफ कंडक्टर ये रहा। इसमें क्या रिलेशनशिप है, ई इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये तो कुछ क्वाड्रेटिक की भाषा में है, तो ये कुछ पैराबोलिक सा शेप ले सकता है, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये आपका E इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, E इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। बस ये ग्राफ प्लॉट हो गया, काम खत्म। L नेगेटिव होना नहीं, तो E इस केस में नेगेटिव जा नहीं रहा है। इस तरह से प्लॉटिंग कर देंगे, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए मेटेलिक रॉड PQ, ये देखिए PQ रॉड है, ऑफ लेंथ L, ये L लिखा है, इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा, ये बना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ये एक्सिस यहां से जा रही है इस तरीके से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझते हैं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक, एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द P एंड Q। बेटा ये तो ओरल सवाल है, फिर भी हम करके दिखाएंगे। P और Q में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। आप जानते हो कि अगर ये आधी रॉड होती, मैं कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं जिसमें सवाल करना ही ना पड़े आपको, बाकी मैं करके भी दिखाऊंगा। अगर आप देखे होंगे कि एक, अगर आप यहां पर
ऐसे रॉड लेते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ये सेंटर रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बना है, तो कोई पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हो जाता है पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को जो जो भी सवाल आएगा वो करके भी दिखाऊंगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और ये यहां क्रिएट हो जाएगा, तो ये रॉड यहां किए हुए हो वही पोटेंशियल यहां क्रिएट हो जाएगा। तो सेम वी, वेयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस? देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सवाल कर दिया बिना किसी कैलकुलेशन के। आप ऐसे भी बता सकते हैं अगर लिख पाए तो, अदरवाइज मैं यहां आपको दिखा रहा हूं इंटीग्रेट करके 2-4 स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कहीं पर x दूरी पर एक छोटा सा dx ले लेते हैं और इसकी लेंथ मानकर हम डी निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं डी यहां लिख रहा हूं, तो डी की वैल्यू देखिए क्या हो गई, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है तो आप लिख सकते हैं, वैसे तो v क्रॉस b और साथ में मैं dx ले लेता हूं। ये होता ना vbl, याद होगा ना vbl, जब 90 में हो तो vbl हो जाता, तो मैं क्रॉस भी हटा देता हूं, चलो यहां vbl ही लिख दो क्योंकि यहां पर वो उसके बराबर ही होगा। तो vbl के फॉर्मेट में vb dx लिख दिया, यानी इसके अक्रॉस dx के अक्रॉस de छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना बनेगा। अब पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको चाहिए, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, ये देखिए लिमिट हो गई -L/2 और यहां लिमिट हो गई +L/2। तो ये हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं -L/2 से लेकर +L/2। और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, v = r ओमेगा। तो r की जगह यहां पर l है, l नहीं पूरा है, तो L/2 है, कहां गया l, पूरी लेंथ ली है ना, तो दिस इज L/2 इंटू ओमेगा। इसको इस फोटो में रख देंगे क्योंकि हर जगह का ना v अलग अलग होगा, ओमेगा सेम होगा। तो यहां पर इसको हमने पकड़ लिया L/2 ओमेगा इंटू b, और ये रहा आपको, इसको L ना लिख के मैं अभी x लिख रहा हूं, या इसको लिख सकते हैं L/2, और कहां गई वैल्यू भाई, x dx, तो ये पकड़ी हमने, इसको लिख दीजिए x इसके लिए, इस रिलेशन को, ये जो v = r ओमेगा है, मैं यहां पर r ओमेगा लिखता हूं, और r कितना हो गया इसके लिए देखिए, तो r हमारा x है, तो दिस इज x ओमेगा। इसमें लिखिए E = -L/2 टू +L/2, v की जगह x ओमेगा इंटू b dx। अब जो चीजें ओमेगा और b कांस्टेंट हैं, तो b ओमेगा ले लो बाहर, x dx को कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, तो ये हो गया b ओमेगा, ये हो गया x² -L/2 से लेके +L/2, आधा बाहर ले लो, तो b ओमेगा/2, यहां आ गया L² -L² विच इज 0। तो अगर आप दिखाने की इच्छा ही रखते हैं कि नहीं मैं दिखा के ही छोड़ूंगी, तो आप ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन वाला कार्यक्रम कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैंने जो लॉजिक दिया उस लॉजिक से भी निपटा सकते हैं, वरना सोचोगे 1 नंबर का सर सवाल है और इतना इंटीग्रेशन 4 लाइन का करा दिया, तो वो भाई आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सवाल को निपटाने का तरीका है कि ये आधी रहती है तो हाफ BL² ओमेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉजिटिव एंड पर है, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी करोगे तो काट कोई नहीं सकता क्योंकि ये सही है। बाकी आप प्रॉपर करना चाहो कि लंबा चौड़ा दिखाना है तो 2 मिनट में दिखा सकते हो, क्योंकि इस तरह का हिसाब आप यहां तो लगा रहे हैं, इसके अलावा कई जगह लगाते हैं। खैर इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब देखिए यहां पर फिर ये लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन कोई दम नहीं होगा क्योंकि 2 बार आया था और इसका एक डेरिवेशन लोग कर चुके हैं, फिर भी करेंगे। देखिए समझ प्रेम से, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी न्यू with one end hinged at the center and the other end at the circumference of the circle। यानी कुछ इस तरीके से कहानी है, इसको हिंज कर दिए हो, ये कुछ सर्कुलर मोशन में इस तरह ये घूमेगा। इसी का डेरिवेशन तो हमने किया था आपको, जो आप समझ पाए होंगे यहां पर।
with one end इतना and other end at the circumference of a circular metallic ring. ये metallic ring हो गया. R, ये रेडियस R है इसके बीच का. About an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. और about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. यानी ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ही घूम रहा है. A constant uniform magnetic field B parallel to the axis, यानी B हमने ऐसे बना दिया. This is direction of B. ठीक. Present everywhere. Using Lorentz force, explain how EMF is induced between the center and the metallic ring and hence obtain the expression. तो पहले ये बता रहे हैं कि भाई जो लॉरेंट्स फोर्स की घटना बताइए. तो देखिए लॉरेंट्स फोर्स से कैसे होगा वो समझा देते हैं. यहां पे सपोज करो कि ये डायरेक्शन इस तरह से V या R, V या ओमेगा की कहानी है. V मान लेते हैं, ऐसे है, ये ओमेगा दिखा रहे हैं, V इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली V बन जाएगा. अब अगर मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, वरना इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भेज दो. इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पीछे जा रहा है. तो आप यहां पर ले लीजिए कि चलिए पॉजिटिव ही ले लेते हैं, इधर जा रहा है तो देखते हैं क्या निकलता है. लॉरेंट्स फोर्स निकालिए तो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मानिए, तो ये आपकी कहानी किधर हो गई बेटा, ये डायरेक्शन हो गया आई का. माइनस ऊपर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये निकाला आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन. देख पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो प्लस किधर जा रहा है, नीचे. तो ये डायरेक्शन दिख रहा है, यानी ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो जाएंगे. अंदाजा लग रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे निकाल रहे हो? फिर से एक बार, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उसकी विपरीत दिशा में करंट लेते हैं, पॉजिटिव का मूवमेंट, ये इस डायरेक्शन में, फादर मदर चाइल्ड फोर्स. तो ये आपने ऐसे किया तो ये किधर डायरेक्शन हो गया, आई की डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव वाली डायरेक्शन. तो कुल मिला के ये प्लस यहां पर बनना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है. बच्चों यहां पर ये प्लस इधर आएगा. देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी करंट आपने ऐसे मानी है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है. तो मैं इसको कैसे यहां पे हटाऊं, ऐसे दिखाता हूं आपको. तो ये जो रॉड है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था इधर, इस पे फोर्स माइनस इधर इकट्ठा हो जाएगा, प्लस इधर. तो ये माइनस इस मेटेलिक रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उधर फोर्स लगता रहेगा. देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो पीछे करंट की डायरेक्शन, फोर्स बाहर इलेक्ट्रॉन पर. तो फोर्स बाहर लगने की वजह से यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन मेटेलिक रॉड पे आ जाएंगे, इस पे प्लस प्लस आ जाएगा. तो इस वजह से देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक तरफ जमावड़ा हो गया है प्लस का और एक तरफ फैल गए माइनस चार्ज. अब हम देख लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. लॉरेंट्स फोर्स के हिसाब से हमने बता दिया है, वो निकाल लेते हैं. तो यहां पर जैसे बात की थी कि यहां से x डिस्टेंस दूर एक आप dx ले लीजिए, इतना पार्ट. तो आप डी की वैल्यू पीछे वाले सवाल में इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. तो क्या लिखते हो, बी एल वी, बी एल कितना है, बी वी लिख देते हैं, एल की जगह डी एक्स लिख देते हैं. अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर की जगह यहां पर मैं एक्स ओमेगा लिख रहा हूं क्योंकि इसकी दूरी यहां से x है. तो ये आपने लिखा बी एक्स ओमेगा डी एक्स. पूरा हमको डी अगर चाहिए तो ये वैल्यू हो जाएगी b और ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x dx. लिमिट कहां से कहां तक लगी, 0 से लेकर रेडियस तक, रेडियस r है, 0 से लेकर r तक. तो ये वैल्यू कितनी आ गई, b ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट 0 टू r, यानी हाफ b ओमेगा r स्क्वायर. ये आपका आंसर आ गया. ओमेगा क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f या 2 पाई न्यू. तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रिप्लेस कर दीजिए, हाफ b 2 पाई न्यू r स्क्वायर. और आप कह सकते हैं 2 से 2 काट दो
तो पाई बी न्यू ओमेगा आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के भी सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, चाहे न्यूमेरिकल चाहे डेरिवेशन, कि एक रॉड को एक किनारे पर फिक्स कर दिया और रोटेट कर रहे हैं, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा। इस फॉर्मूले को आप यहां जो अभी नहीं निकाल, ये जो निकाला था कि हाफ ये बी आर को लिख देते हैं एल स्क्वायर ओमेगा। इसको याद रखिएगा, ये कई जगह न्यूमेरिकल में लगता रहता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग करते हैं। ये देखिए दो कॉइल हैं, कह रहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 व्हेन करंट आई इन द वायर इंक्रीजिंग स्टेडली। अब साहब देखिए जो आई है, आई महाशय, ये बढ़ रहे हैं, ऐसे बनाओ, है ना, लिख दो आई जिसे अच्छा दिखे। अब हम देखते हैं इस आई से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन, ठीक। और नीचे किधर है, ये देखिए ये इधर की डायरेक्शन है, तो ऐसे बनाओगे तो ये अंदर, ये ऊपर बाहर, ये अंदर, ये डायरेक्शन देखिए इधर ऐसे बन गई इस आई की वजह से। अब क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है आई, तो ये इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसको घटाना चाहेगी। तो ये किस डायरेक्शन में बी को पैदा करे, तो ये पैदा करेगा इसके अपोजिट। ये इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी इसमें, जो इस बी का विरोध करे। तो विरोध करने के लिए लूप के सेंस में घुमाओ, ये देखिए ऐसे आ रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिख रही है, दिस इज क्लॉकवाइज। आप समझ पा रहे हैं, बी था, इसकी वजह से, वायर की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इसके विपरीत लेंज लॉ फॉलो करेगा। बढ़ रहा है ना, तो बी अगर बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा, तो यानी विपरीत दिशा में जाएगा। विपरीत दिशा में जाता है, कैसे निकालते हैं, किसी भी लूप में जो करंट फ्लो हो रही होती है, राइट हैंड उसी की डायरेक्शन में मोड़िए, अंगूठा अंदर ले लीजिए। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड करना, तो इस सेंस में घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है, देख पा रहे हैं। और इस सेंस में देखिए ये जा रहा है अंदर की तरफ, ये विरोध करेगा तो बाहर की तरफ, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, यानी कि रिंग था, क्या था, मेटल रिंग्स। तो रिंग नंबर 1 में जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और रिंग नंबर 2 में मैंने बिल्कुल आपको प्यार से समझाया, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये इस तरह से आप डायरेक्शन, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर 3 साल में 2 बार इसके दर्शन किसी ना किसी रूप में पेपर में हो जाएंगे, हर 3 साल में 2 बार आने के चांसेस काफी ज्यादा। खैर नोट करें, आपको आ ही गया है तो फिर चिंता किस बात की है। और इस क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा है ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासेस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ये एक लूप है और इससे एक वायर ऐसे इसके सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे ये जा रहा है। बढ़िया है, समझ में तो आ रहा है सब कुछ। इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस, इसमें जाने वाली जो करंट है वो इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीजेस, विल देयर बी एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। इस लूप में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा? भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ तब पैदा होता है जब फ्लक्स में चेंज हो रहा हो। E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी या डी बाई डी टी मिलना चाहिए। यहां पर देखिए क्या है, ये जो I है, इससे जाने वाली करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंड लेते हो, थंब I की डायरेक्शन में रखते हो, पंजा मोड़ते हो। तो यहां पर देखिए ये B की डायरेक्शन किधर है, ऐसे है। यहां पूरा इधर बनाओगे तो B की डायरेक्शन कैसी है, देखिए ऐसे, बाकी हर जगह बना सकते हैं, टेंजेंशियली है। तो कहीं ये जो B की डायरेक्शन निकल रही है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, वो इस लूप के एरिया वेक्टर से कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है।
फ्लक्स इससे पास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका देखिए लूप का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर, विच इज 90 डिग्री, टेंजेंट के ऊपर जा रहा है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर एंगल बिटवीन, देयर इज नो फ्लक्स, सिंपल करते हैं, ज्यादा वो नहीं करते हैं, देयर इज नो फ्लक्स intercepting the loop, that means no change in flux, तो no induced EMF, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बाबा फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, तो काहे का चेंज कोई चीज हो तब तो उसमें चेंज निकालें, जब वो चेंज है ही नहीं तो किस बात का चेंज। बात पकड़ में आ रही है ना। तो यहां पर फ्लक्स क्यों नहीं पास हो रहा है, क्योंकि ये देखिए बी है टेंजेंशियली, और एरिया वेक्टर इस लूप का इधर या इधर आप लेंगे, विच इज 90 डिग्री बी से, तो फ्लक्स के लिए बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 90 शून्य हो जाएगा। तो ये झटके वाला सवाल है, मतलब आप कच्चा खा सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतेंगे आप। खैर इसको नोट कर लीजिए। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन आप कर ही देंगे, याद करके रखी होगी, फॉर्मूला वगैरह भी एक लिख दीजिएगा, उससे आपको कायदे का मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 Henry if the current in the one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second. What is the change flux linkage with the coil? E की वैल्यू होती है माइनस डी फाई टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी फाई वन अपॉन डी टी। अब इसी का हवाला ले लें, माइनस डी फाई टू ले लो, डी टू कट चुका है, माइनस माइनस भी कट चुका है, एम डी आई, एम है 1.5 हेनरी जहां तक, और करंट कितना चेंज हुई है, 20 एम्पियर में चेंज हुआ है, तो वैल्यू कितनी हो गई 30 वेबर। ये आपका देखिए आंसर आ गया, आराम से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, और देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर लूप है 20 सेंटीमीटर का साइड है, इज इनिशियली केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे, ये 30 सेंटीमीटर यहां से दूर है, ये देखिए दिख रहा है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला एज शोन इन द फिगर। ये बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है, और बच्चा पढ़ने वाला ही इसको हैंडल कर पाया होगा जब ये आया होगा 15 में। मूव टुवर्ड्स द राइट विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहे हैं ये भाई साहब, टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, ये यहां से बढ़कर ये ऐसे निकल जाएंगे ऐसे। बहुत शानदार क्वेश्चन, और इसका ग्राफ बनाने को शायद बोल रहा है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू द लूप विद टाइम, फाई का और टाइम के बीच का ग्राफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप विद टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला भी ग्राफ पूछ रहा है, और तीसरा ग्राफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इट हैज रेजिस्टेंस जब 0.1 ओम हो। पहला ग्राफ अगर हम डिकोड कर लेंगे तो सारे डिकोड हो जाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। एल यहां पर इसका एल है 0.2 मीटर, इसको हम लोग तेजी से निपटाते हैं। पहला वाला कार्यक्रम देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप, तो वो कितना हो जाएगा, यहां पर पाई मैक्स की बात करते हैं। पाई मैक्स का मतलब है जब ये पूरा घुस जाएगा इसके अंदर, शुरू में तो शून्य है, फिर ये पूरा घुसेगा, तो जब ये पूरा घुसेगा तो B इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अभी कहीं ये, और ये एरिया क्या है, लेंथ इंटू लेंथ 0.2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। ठीक, पकड़ पाए हम लोग। अब यहां पर देखिए इस ग्राफ, अभी क्या है, ये अभी इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा है, पूरा फ्लक्स जाएगा इतना, और फिर यहां पूरा निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर इसका ग्राफ बनाने हम आ जाएं, देखिए ध्यान से, व्हाइट कलर लेते हैं,
ये देखिए यहाँ ग्राफ बनाया और कुछ ऐसा मैंने टाइम दिखाया है यहाँ, टाइम टी, और ये फ्लक्स का हो गया वेबर, और कहानी देखते हैं। तो देखिए यहां पर जब ये एंट्री लेना शुरू करेगा, ये कितनी दूर अभी है, ये 30 सेंटीमीटर दूर है, तो इसको पहली एंट्री के लिए 30 सेंटीमीटर तो कोई फ्लक्स जाएगा ही नहीं, तो 30 सेंटीमीटर में कितना टाइम लगा, इसकी स्पीड कितनी है 10 की। तो आपने देखा कि टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, स्पीड थी इसकी 10, तो ये लगा 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड तक तो कोई फ्लक्स यहां गया ही नहीं, 0 से 3 तक, क्योंकि ये अभी खसक के इसके पास पहुंचा है, पहली एंट्री ले रहा है। और जब ये एंट्री यहां ले रहा है उस समय आप देखेंगे कि इसकी कहानी लीनियरली बढ़ेगी। कैसे लीनियरली बढ़ रही है, देखिए यहां पर आप जब निकालोगे ई की भाषा या डी फाई बाई डी टी निकालोगे, ई अभी छोड़ो, अभी तो हम लोग फाई निकाल रहे हैं, ये समझ रहे हो ना, यहां से घुसना शुरू कर रहा है, तो डी फाई बाई डी टी बी इंटू ए, बी तो वही बना हुआ है, और ये रहा डी ए अपॉन डी टी। अब ये डी ए अपॉन डी टी इन केस ऑफ स्क्वायर और लूप वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। देखिए ये देखिए बी लिखा, और इसको लिख दोगे लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर कह दो, या लेंथ, ये रेक्टेंगल है क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है। अगर रेक्टेंगल भी होता, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, तो लेंथ इंटू क्या करते आप, ब्रेथ लिख देते, तो ये बी लिखते, ब्रेथ में तो कोई चेंज है नहीं, डीएल अपॉन डी लिखते आप। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसलिए ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, दिस इज कांस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई। डीएल अपॉन डी क्या होता है, वेलोसिटी, ध्यान से समझो, इसकी स्पीड, ये v आ गया, v सेम है, अगर v सेम है, b सेम है, b सेम है, तो पूरी चीज कांस्टेंट है, यानी डी बाई डी क्या है, कांस्टेंट है। डी बाई डी क्या, रेट ऑफ चेंज। इस ग्राफ में उस चेंज को दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, स्लोप फॉर्म में, क्योंकि डी बाई डी स्लोप होता है इसका, डी फाई अपॉन डी स्लोप होता है, तो वो स्लोप आपका कांस्टेंट आ रहा है। यानी अब यहां से कब ये पूरी तरह घुस जाएगा, 20 सेंटीमीटर और लेगा घुसने में, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी 2 सेकंड, तो 3 के बाद 5 सेकंड पर आ जाओ। ये आपने यहां पर ऐसे बनाया, ये 5 सेकंड तक, ये देखिए पूरा मैक्स वैल्यू ले ली, दिस इज द मैक्स वैल्यू, क्यू मैक्स 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 3 पर इसने एंट्री करना शुरू की थी, अगले 2 सेकंड में पूरा घुस गया, तो 3 से एंट्री करना शुरू की, अगले 5वें सेकंड में पूरा घुस गया। पूरा घुसने के बाद फाई मैक्स कितना है, ये फाई मैक्स की वैल्यू है। और यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन क्यों आई है, क्योंकि यहां पर देखिए स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है और कांस्टेंट है। उसके बाद 5 से लेकर ये अंदर तक रहेगा, कब तक, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को वेलोसिटी से डिवाइड किया, 8 सेकंड आया। यानी इसके अंदर की जो जर्नी है, मतलब ये जो अंदर मारा था, ये जब यहां पहुंचा था, ध्यान से देखो, तो ये साहब 20 सेंटीमीटर खुद थे इतना, जब ये पूरा घुस गए थे अंदर, यहां से यहां तक ये 5 सेकंड लगा के पूरा घुस गए। अब जब ये डिफरेंस कितना बता है, दिस इज 60, तो ये जब 60 यहां जब पहुंच जाएंगे ऐसे, तभी तो निकलना शुरू करेंगे, यानी इसके बाद 6 सेकंड तक अंदर रहेंगे ये। तो यहां से आप बना दीजिए 5 से 6 यानी 11 सेकंड। बात पकड़ रही होगी, 60 को 10 से, इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन। तो ये 11 तक ऐसे चले, देखिए 11 सेकंड तक। उसके बाद फिर ये बाहर निकलने में 2 सेकंड का वक्त लेंगे, तो 11 से लेकर 13 तक चले आओ, और ये नेगेटिव इस तरह से स्लोप ये बन जाएगा यहां, क्योंकि वहां पर जब डी फाई बाई डी टी लोगे, डीएल बाई डी टी वेलोसिटी, तो ये आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि फ्लक्स घट रहा होगा या फ्लक्स बढ़ रहा है। बात पकड़ में आई होगी। ये ग्राफ है पहले वाले का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझदारी से बनाओगे तो शानदार ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। अगली बात इंड्यूस्ड ईएमएफ की करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ की सेकंड वाले की चर्चा कर रहे हैं, ये होता है माइनस डी बाई डी टी। इसी से हम इसको पकड़ लेना चाहते हैं। ये डी बाई डी टी पॉजिटिव स्लोप है, ये बनाया आपने, और यहां पर दिखाया इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ई या वी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इधर टाइम वेरिएंट। तो यहां पर देखिए ये 5 सेकंड है, 3 से लेके 5 सेकंड तक पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब क्या है, ई की वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये वैल्यू यहां कहां तक चली गई, 3 तक तो कोई घटना नहीं घटी थी, 3 से 5 तक में यहां से वैल्यू देखिए निगेटिव आ गई, देख पा रहे होगे आप। और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस डी बाई डी टी, जो स्लोप आपका निकालना पड़ेगा हमको स्लोप। तो ये ई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं माइनस वहां से पकड़ लेता हूं, डी फाइव कितना रहा, तो बी एल वी कर देते हैं। तो बी एल वी का मतलब हो गया 0.1 टेस्ला, 0.2 एंड वेलोसिटी इज 0.1। कैलकुलेट करो तो 2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, माइनस साइन के साथ। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद 5 से लेकर 11 तक यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, फ्लैट है ना, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, तो नो चेंज, तो ई 0 आ गया। पहले सवाल कर चुके हैं इसलिए हर चीज लिख नहीं रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 11 से लेकर 13 सेकंड तक हमारी वैल्यू क्या है, फ्लक्स निगेटिव है, तो ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म में चला गया, उतनी ही वैल्यू में ये ग्राफ बन गया आपका। और ये वैल्यू भी कितनी है, दिस इज प्लस की 2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, ये ग्राफ यहां बन चुका है। अब तीसरा ग्राफ है इंड्यूस्ड करंट का, ये इसको भी मैं यहां बनाना चाहता हूं जैसे पूरी बात क्लोज की जा सके इसी उसमें। तो ये आप आई निकालोगे तीसरे के लिए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर, मैग्नीट्यूड निकालने डायरेक्शन पता कर लेंगे, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस था यहां पर 0.1, अभी दिखा देंगे, रेजिस्टेंस 0.1 था, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। ये देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप देखें तो कहां गया, ये देखिए 0.1 इसे यहीं दे रखा है। अब यहां पर आपने जब ग्राफ बनाया तो देखिए जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में आई है, तो पहली आई मिलेगी निगेटिव, और वो इंड्यूस्ड करंट कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -2, ये रही वैल्यू। मतलब पहले तो 3 से 5 तक कुछ नहीं हुआ है, तो ये वैल्यू देखिए ऐसे मिल गई, 2 इंटू 10 की पावर -2, और उसके बाद 5 से लेकर 11 तक कुछ नहीं है, और 11 से लेकर 13 तक फिर पॉजिटिव करंट है ऐसे। तो ये आप जरूर सीख लीजिए, और ये वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2, ये है डायरेक्शन करंट का, और ये है टाइम का। तो ये जो सवाल है ये हॉट्स क्वेश्चन में जाते हैं, जिस बच्चे को ये क्लैरिटी हो जाती है वो किसी भी तरह का सवाल लगा सकता है, मतलब वो कुछ भी आ जाए फिर छोड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे सवाल आपके सामने पेश किए जाएं जो आपको जबरदस्त तरीके से सिखाने में मदद करें। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अगले सवाल की हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। तो आइए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, ये नोट कर पाए आप होंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए फिगर शोज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड मूविंग टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप। ये करंट कैरिंग ये आगे बढ़ रहे हैं महाशय। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। अब यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें आप कई तरह से इसको निकाल सकते हैं। मैं वही लूप वाला एग्जांपल दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड वाला। इस डायरेक्शन में देखिए करंट फ्लो हो रही है, ऐसे देख पाए, विच इज इधर से देख रहे हैं, यहां पर
अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में कैसे दिख रही है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे अगर आप करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, तो बी का डायरेक्शन इधर है और ये इसके पास जा रहा है, ये वेलोसिटी कह दो या जो भी है, बी बढ़ रहा है। अगर बी बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, ये उसको नहीं बढ़ने देगा, अपोजिट डायरेक्शन में बी बनाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में बी बनाएगा तो इधर से अगर देख रहे हो, आंख अगर आपने इधर लगा रखी है, आंख तो उल्टी बना दी मैंने, पता नहीं कैसे बनेगी, तो ये डायरेक्शन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो इसका बी का विरोध करेगा, देख पा रहे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कई लोग इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल मान के कर सकते हैं, क्लॉक फेस रूल भी होता है। तो क्लॉक फेस रूल आप जानते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है तो ये क्या बन जाता है, नॉर्थ। करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ बन जाता है। इससे भी आप सेटिंग कर सकते हैं कि ये देखिए ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है इधर से देखने पर। अभी नॉर्थ पोल आगे जा रहा है तो ये भी नॉर्थ पोल बना देगा। तो नॉर्थ पोल अगर आप यहां से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल बनेगा, तो कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। उससे भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां भी लूप मुझे दिखता है नॉर्थ साउथ ना लेना पड़े, वो खटाक से ऐसा लेना बड़ा आसान लगता है। और इसका रूल तो आप बहुत जगह करते हैं, स्क्रू रूल भी कह सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल टाइप, यही सब फॉलो होता है। खैर वेक्टर में भी होता है, खैर इसको नोट कर लीजिए, आप समझ पाएंगे। मैंने दोनों वैरायटी दी कि आप कुछ भी पढ़े हो आपको समस्या ना आए, पॉज करके नोट करें। तो बच्चों जाते जाते मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको फिजिक्स आसान करनी है तो द्रोणा में मेरे साथ आ जाइए। फ्रेश स्टार्ट किया है 8 अगस्त से, जिससे कि आपका कुछ नहीं छूटेगा। 10 दिसंबर तक कोर्स भी हो जाएगा, बहुत रिवीजन का समय मिलेगा और पुराने या ओल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे जो मैंने अभी पढ़ाए हैं इसी साल अप्रैल से, और पूरे सिलेबस का भी। इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, सर्च रीजनिंग, केस स्टडी, सबके वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए दिए हैं। और हैंड रिटन नोट्स भी मेरे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, जो आपके काम आएंगे विद फार्मूला शीट। तो तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा और फिजिक्स को आसान कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है 25 साल का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको राइट गाइडेंस देता हूं। और जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा में एनरोल करना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक स्टोर सेक्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा। द्रोणा लेकर तुरंत पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।